आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई। अनुसूचित जातियों के विकास कार्य हेतु के लिए पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया गया है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। ठीक है, पहला कथन जो है वो इसका सही है। इसका पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पहला कथन सही है और दूसरा कथन जो है गलत है, क्योंकि क्योंकि पीवीटीजी यानी प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्गर ट्राइबल क्रॉप्स जो है अनुसूचित जाति से संबंधित नहीं है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी तथा विनिमय के दर के मामलों में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्तमान में $3.7 ट्रिलियन के आकार के साथ भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, भारत 2027 तक जापान व जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, और आरबीआई बुलेटिन में बताया गया कि भारत क्रय शक्ति के मामले में पहले से ही तीसरे नंबर पे है, जो 2045 तक अमेरिका से आगे निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत, चीन, फिलीपींस, मैक्सिको, इनका अवरोही क्रम क्या है? 1 2 3 4, 1 3 2 4, 1 4 3 2 या फिर 1 4 2 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 4 3 2। नंबर 1 पर भारत, नंबर 2 पर मैक्सिको, नंबर 3 पर चीन, नंबर 4 पर फिलीपींस है। अगला प्रश्न है, एक वित्तीय वर्ष के राज्य की अनुमति प्राप्तियों व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वह किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 110। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में है राज्य की अनुमानित प्राप्तियों व्यय का विवरण। अनुच्छेद 110 से कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार और परिवर्तन अथवा विनियमन करता है। अनुच्छेद 112 जो है वो भारत सरकार के आय व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर मेघालय। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बिहार। क्योंकि न्यूनतम प्रतिवर्ग आय के मामलों में शीर्ष जो 4 राज्य हैं उसमें नंबर 1 जो है वो बिहार है, नंबर 2 जो है वो आपका यूपी है, नंबर 3 जो है वो आपका झारखंड है और नंबर 4 जो है वो आपका मेघालय है। अगला प्रश्न है, सीएमएसएमई उद्यमों की संख्या वाले निम्न राज्यों के निम्न क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो इसका जो सही क्रम जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 2 3 4 1। क्योंकि शीर्ष उद्यम वाले जो राज्य हैं, नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पे आता है पश्चिम बंगाल, नंबर 3 पे आता है तमिलनाडु और नंबर 4 पे आता है महाराष्ट्र। तो इसका सही क्रम जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? 1.9, 2.0, 2.1 या 2.3। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 2.0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पंचवर्षीय योजनाएं उनके केंद्रीय विषय हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी निवारण रोजगार सृजन, 6ठी पंचवर्षीय योजना निर्धनता उन्मूलन आत्मनिर्भरता,
9वीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता, और 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतर अधिक समावेशी विकास। जो इसका सही जो आंसर है कि कौन सा, कितने युग्म सही सुमेलित हैं, तो इसका सही जो आंसर है 3 और 4 जो है 9वीं और 11वीं अनुसूची जो है, ठीक है, सही सुमेलित है। सॉरी, क्योंकि 5वीं जो है निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता है, ठीक है, और 6ठी जो है वो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन से संबंधित है, इसलिए पहली 5वीं 6ठी जो है वो गलत है, केवल 2 जो है वो सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि विश्व के सबसे बड़े केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 में स्वीडन में हुई और 1770 में भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से के साथ हुआ। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतित चट्टान है, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर या फिर क्वार्टजाइट? ऑप्शन है 1 2 3 4, 3 और 4, 2 3 4 या फिर 1 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3 4। मतलब चारों कथन जो हैं वो कायांतित चट्टान से संबंधित है। स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट सभी कायांतित चट्टानें हैं। कायांतित चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है। इन शैलों में हीरा, अभ्रक आदि के तत्व पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि इसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया और इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा के रूप में प्रदर्शित किया था। कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। पहला कथन जो है वो सही है कि इसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। इससे पहले कुतुबुद्दीन के शासनकाल में भारत की राजधानी जो थी वो लाहौर हुआ करती थी। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने सुल्तान के पद को स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी और दिल्ली की राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था और ऐबक के समय की राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने अपने स्वयं सिक्कों पर स्वयं को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया और उसे सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से सिक्के चलवाए। मुबारक शाह खिलजी जो था, खिलजी वंश का शासक था, उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। उसने खलीफातुल्लाह की उपाधि धारण की थी जो उसके सिक्कों पर मिलती है। अगला प्रश्न है, भारत पर हुए निम्नलिखित आक्रमणों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद गोरी का आक्रमण, महमूद गजनवी का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण या फिर चंगेज खान का आक्रमण? तो इसका सही जो आंसर है मोहम्मद गोरी का आक्रमण जो है वो भारत में सबसे पहले 1100 मोहम्मद गोरी का आक्रमण जो है वो 1175 में हुआ था मुल्तान पर। महमूद गजनवी का जो आक्रमण है वो सबसे पहले जो हुआ था 1000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, हिंदू शाही राज्य पर। और सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। चंगेज तैमूर का आक्रमण जो है वो 1398 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण जो है पहली बार 1398 में हुआ था और तैमूर 1398 में अपनी राजधानी समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ और 11 दिसंबर 1398 को वह दिल्ली पहुंचा था। उसमें दिल्ली का शासक जो है वो नसरुद्दीन महमूद था। जबकि चंगेज खां का आक्रमण जो है 1221 में हुआ था। उसने जब ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया और ख्वारिज्म राजकुमार जलालुद्दीन मकबरनी भारत की तरफ भागा, तब चंगेज खां ने इसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आया और मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से इनकार कर दिया और चंगेज खां सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा, जिससे भारत पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, थियरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 57 से 59, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी
57 से 59, 1857। तो इसका कौन सा सही है? इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1857। ब्रिटिश सत्ता को लेकर, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीय सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया, उसकी प्रकृति को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद हैं। एक है L.E.R. रीज के अनुसार धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। T.R. होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा। जेम्स आउटम और W. टेलर ने हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक में द ग्रेट रिवेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह का। B.D. सावरकर ने 1909 में अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा। एस सनात सेन ने भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक पुस्तक लिखी और ये सरकारी इतिहासकार थे। इन्होंने लिखा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्योंकि गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च, गांधी समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ और इस प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने इरविन और गांधी को दो महात्मा की संज्ञा दी और इस समझौते के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के तैयार हो गई। विदेशी कपड़ों शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना के लिए कांग्रेस को अधिकार मिला। सभी युद्धबंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था उन्हें रिहा करने का आदेश हुआ और इसके साथ ही बिना नमक कर दिए नमक बनाने के आदेश के साथ ही कांग्रेस द्वितीय गोल्ड सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो गई। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए कि पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष भारत सचिव, स्टेफोर्ड क्रिस्ट नौसेना मंत्री, एवी अलेक्जेंडर बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल एक और दो, एक, दो, तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। पहला सही है, दूसरा गलत है कि स्टेफोर्ड क्रिस्ट जो है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर जो था वो नौसेना मंत्री था, इसलिए दोनों कथन जो है गलत है, इसलिए इस कथन का एक सही। और बात की जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यालू नदी उत्तरी कोरिया और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। वुहांगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में मिलती है। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं सही हैं, क्योंकि हुआंगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और यह लोएस के पठार से उड़कर आई पीली मिट्टी को बाहर ले जाने के कारण पीली नदी कहा जाता है और मार्ग बदल लेने के कारण इसी को हुआंगहो नदी को ही चीन का शोक कहते हैं। यालू नदी उत्तरी कोरिया और चीन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है और यह यालू नदी ही चीन के मंचूरिया क्षेत्र से निकलकर जो है पीला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सी नदी किस देश में है? साल्विन नदी, मेकांग नदी, ओब नदी, लीला नदी, और कौन से युग्म कितने सही सुमेलित हैं? तो इसका सही जो आंसर है वो है साल्विन नदी म्यांमार में बहती है, मेकांग नदी चीन में नहीं वियतनाम में बहती है, ओब नदी रूस में बहती है और लीला नदी भी रूस में बहती है। इसलिए इसके तीन कथन जो हैं वो सही हैं, बाकी जो हैं सुमेलित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, राजधानी उनके देश अंकारा यमन की राजधानी है, ओमान जॉर्डन की, दमिश्क मिस्र की और अस्ताना कजाकिस्तान की। तो कौन सा सही युग्म सुमेलित है? तो जिसका सही जो आंसर है वो है अंकारा जो है वो तुर्की की राजधानी है, ना कि यमन की। अम्मान जो है वो जॉर्डन की राजधानी है, इसलिए सुमेलित है। दमिश्क जो है वो मिस्र की नहीं, वो सीरिया की राजधानी है। दमिश्क जो है वो सीरिया की राजधानी है। अस्ताना जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी है, इसलिए दो सुमेलित है, दो गलत है, इसलिए इसका सी ऑप्शन 2 और 4 जो है वो सही है।
बाकी अंकारा की तुर्की है, यमन की साना है और मिस्र की काहिरा है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली? बलिया, तामलुक, सतारा या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय बलिया, तामलुक, सतारा में समांतर सरकारें हुई। इनमें सतारा की जो है, जो सतारा महाराष्ट्र में है, उसकी सरकार जो है 1943 से लेकर और यह 1945 तक सबसे लंबे समय तक यह सरकार चली। ठीक है, और यह अपने सरकार के नाम से सामंत सरकार स्थापित की गई थी और इसके प्रमुख नेता वाईवी चौहान और नाना पाटिल थे। अगला प्रश्न है, अरविंद घोष ने अपने किस ग्रंथ द्वारा बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी? द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वंदे मातरम। और जिसके कारण उन्हें, अरविंद घोष को 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, संगठन उनके संस्थापक से संबंधित सुमेलित करना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी या इंडियन एसोसिएशन? जो इसका सही सुमेलन है, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक जो हैं वो द्वारिका नाथ टैगोर है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलियम एडम्स हैं। इंडियन सोसाइटी के एस.एन. बनर्जी हैं और इंडियन एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस हैं। इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? उसके अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या फिर दिनसा वाचा? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दिनसा वाचा। और ये भाग लिया था उन्होंने 1901 के अधिवेशन में और ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दिनसा वाचा थे 1901 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से लेकर 1784 तक चला। इस समय अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था और यह युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। इसी युद्ध में के दौरान 1782 में पोर्टोनोवा के युद्ध में, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था, इसमें हैदर अली घायल हो जाता है और 1782 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1782 में उसकी मृत्यु के बाद टीपू ने उसका स्थान लिया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय होती है और इस युद्ध का अंत मंगलौर की संधि से होता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की? बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में या मद्रास प्रेसिडेंसी में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में इसे 1820 में लागू किया गया। सर थॉमस मुर ने लागू किया था और मद्रास प्रांत में लागू किया। बाद में यह प्रथा बंबई, सिंध, बरार, असम आदि में भी लागू की गई। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का कारण कहा गया है। कथन है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है और समान लोगों में वित्त समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, सॉरी, ये थे हमारे आज के कुल प्रश्न।